Hello students, welcome to Naushad Nice Chemistry, Class 12, Physical Chemistry, Unit 1 Solution, Lecture 3rd. 2 lectures हम लोग पढ़ चुके। Lecture 1 में हम लोगों ने पढ़ा Introduction of Solution, Types of Solution and Solid Solutions. फिर Lecture 2 में हम लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 5 तरह के एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखे। फर्स्ट मास परसेंटेज, सेकंड ppm, थर्ड मोल फ्रैक्शन, फोर्थ मोलैलिटी एंड फिफ्थ मोलैलिटी, एंड हाउ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी अफेक्टेड बाय चेंज इन टेंपरेचर। कितना बहुत डिटेल तक से धीरे धीरे आराम से अच्छे से हमने समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और आज का टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो है वो है, ये भी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, एडवांस पार्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोर्स है। क्या भाई? फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को समझने के लिए इक्विवेलेंट मास को समझना होगा एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मलिटी। मतलब हम लोग को 4 बातें आ जाती हैं फॉर्मेलिटी का, डिटेल्स, नॉर्मलिटी का, इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इक्विवेलेंट मास समझेंगे तभी नॉर्मलिटी अच्छे समझेंगे, और इन दोनों में रिलेशनशिप। ये टॉपिक हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, मगर भूले भटके बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या कभी-कभी न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। चूंकि यह क्लास सिर्फ 12 का नहीं बल्कि 12 के साथ साथ आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है, इसलिए हम ये टॉपिक चाहेंगे पढ़ाना। तो आइए, फॉर्मेलिटी एफ क्या है भाई? फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी दोनों बहुत हद तक मिलती चीज है। मोलैलिटी में क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को शो करते हैं कब? जब कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब हुआ कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं या ओवरलैपिंग से बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। उनके बारे में, उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो मोलैलिटी। लेकिन उसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड को नहीं करके आयनिक कंपाउंड को अगर शो करें, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस गेन या ट्रांसफरेंस से बनते हैं, तब जो उसके कंसंट्रेशन को दिखाएंगे तो फॉर्मेलिटी कहलाएगा। मतलब मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी दोनों एक ही तरह की चीज है। फर्क हो गया कि मोलैलिटी इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CuNH2, इथेनॉल इथाइल C2H5OH। ओके, उसी तरह से फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा? जो वाटर में डिसॉल्व करने से या मेल्ट करने से आयन में टूट जाता है। जैसे NaCl है, Na+ के CaOH का होल 2, तो Ca++ और 2OH-। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करेंगे फॉर्मेलिटी हो गया, और वही चीज मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज करेगा जाए तो फॉर्मेलिटी, सॉरी मोलैलिटी। अब आइए, ये हमको हल्का सा बाउंड्री आपको दे दिया, यूं ही समझने के लिए इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है। हम लोग यहां से देखेंगे मेन फॉर्मेलिटी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं फॉर्मलता। जैसे मोलैलिटी मोललता, मोलैलिटी मोलरता, फॉर्मेलिटी फॉर्मलता। तो फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मतलब ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट। इन आयनिक सॉल्यूट ये देखना है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयनिक सॉल्यूट, कितना मोल आयनिक सॉल्यूट खुला है, उसको हम लोग दिखाएंगे। तो फॉर्मेलिटी डिफिनेशन फॉर्मेलिटी का ये होगी, ठीक है। फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल्स, मोल्स में क्या लेंगे? ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट, Mb मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फॉर
सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब सही है ना। और इस तरह से आपको पता है NB बराबर आप जानते हैं WB by MB, WB by MB, MB WB by MB, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि आपको पता है MB इक्वल टू WB by MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। यहाँ पर फॉर्मूला मास कहेंगे उसको, खाली बोलने में डिफरेंस हो गया क्योंकि यहाँ नहीं कर पाओगे तो WB by MB 1 by वॉल्यूम, वॉल्यूम जब लीटर में हो तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो WB by MB 1000 by V मिलीलीटर में, जहां पर MB क्या है फॉर्मूला मास। हम लोगों ने जस्ट देखा फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी और मोलरिटी को कंपेयर करते हुए बताया तो दोनों लगभग एक ही चीज है। फर्क है कि मोलरिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं कब, जब सॉल्यूट मॉलिक्यूलर सॉल्यूट, और फॉर्मेलिटी तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखें हम लोग नॉर्मलिटी, यानी है ना सामान्यता या नॉर्मलता, नॉर्मलता या सामान्य, जो भी कैपिटल से दिखाते हैं, है ना। इसमें क्या टर्म इक्विवेलेंट वेट यूज होता है, इक्विवेलेंट मास नहीं, वो यूज होता है। तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, है ना। मोलरिटी की तरह ये भी है ना, वहां भी मोलरिटी में भी सॉल्यूशन लीटर में यूज किया गया था और नॉर्मलिटी में भी सॉल्यूशन लीटर में यूज किया गया है। फर्क है कि मोलरिटी में सॉल्यूट था ग्राम मोल, है ना, ग्राम मोल यूज किया है, और यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों में फर्क हो गया है ना। ग्राम इक्विवेलेंट था है और वहां ग्राम मोल, और दो देखिए यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास पूरा है नॉर्मल, कितना में 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या, हाउ मच ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब आइए नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है, ठीक है। तो कैपिटल N नॉर्मलिटी, और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, जो होगा उसको दिखाते हैं WB by EBC। तो इतना की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लिख देंगे ये मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट लिख दिया हमने की जगह, और 1 by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया हो और नॉर्मलिटी निकालने को कहा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर या सीसी में, दोनों एक ही चीज, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो नॉर्मलिटी निकालने को कहा जाए तो हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला, है ना। और ठीक उसी तरह से जैसा मोलर सॉल्यूशन में देखा वैसे यहाँ भी कि अगर सॉल्यूशन जो है उसका नॉर्मलिटी 1 है ना, सॉल्यूशन हैविंग नियरली इक्वल टू यूनिटी, ए सॉल्यूशन हैविंग मोल नॉर्मलिटी इक्वल टू यूनिटी मतलब इक्वल टू 1 is called normal solution, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास खुला हो तो नॉर्मल सॉल्यूशन M सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट खुला हो तो वैसे नॉर्मल M/10, और 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1/100
100 ग्राम इक्विवेलेंट लाओ तो 30 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा इसी तरह से बस। हाँ गेट स्टार्ट। इक्विवेलेंट मास है ना ई, इसको हिंदी में कह सकते हैं तुल्यांक द्रव्यमान या समतुल्य भार। तुल्यांक द्रव्यमान है ना, तुलना करके जाना जा सकता है, कंपैरेटिव वेट है, कंपेयर करके जाना जा सकता है ना। इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट वेट को हम जानेंगे तभी हम नॉर्मलिटी को अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि ये टर्म वहां फॉर्मूला में आता है। तो इक्विवेलेंट मास को हम लोग 4 तरीके से शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली सिलेबस में है, स्पेशल कंडीशन का टॉपिक है। तो आज इक्विवेलेंट मास, इसको हम लोग एक जनरल फार्मूला देखेंगे या जनरल डिफिनेशन, फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस या अल्कली, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। जनरल एसिड के लिए, बेस या अल्कली के लिए और सॉल्ट। तो आ जाएंगे देखिए इक्विवेलेंट मास का जनरल डेफिनेशन। कंपैरेटिव वेट, इक्विवेलेंट मास ई, जनरल डेफिनेशन, ठीक है। मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर की हर जगह लागू कर सकते हैं, मोलर मास बाय या मोलिकुलर मास के लिए बाय वैलेंसी। तो बलून को बी से देखा है, वैलेंसी को वैलेंसी रख देते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ Na कहा जाए, निकालिए तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ Na बाय वैलेंसी ऑफ Na प्रोटीन। तो मोलर मास या मोलिकुलर मास इसका 3 है, एटॉमिक मास जो कहिए, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज मोनोएटॉमिक और इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 23 होगी, है ना। इसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो है, कंपैरेटिव वेट है। और उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ले लीजिए, तो कैल्शियम का मोलर मास हो गया कितना भाई, 40, और इसकी वैलेंसी होती है 2। कैसे जाना भाई, तो वैलेंसी आप याद कीजिए, 11th क्लास में पढ़ा था आपने कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बाहरी ऑर्बिट से जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन या शेयर करके वो ऑक्टेट पूरा करता हो उसकी वैलेंसी होती है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर 281, तो वैलेंसी 1, क्योंकि एक लॉस करेगा तो 8 पड़ेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो वैलेंसी हो गई इसकी 2, तो कार्बन ऑक्साइड 2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 8, और इस तरह से ये 2। तो ये किसी भी मेटल का जैसे भी एलिमेंट का निकालते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट के लिए, मास के लिए, मास की कहिए यहाँ पर, मास ऑफ एसिड, ई एसिड। एसिड को शॉर्ट में करना हो डेफिनेशन तो क्या कहेंगे, हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल, हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स या ऑक्सी, ठीक। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, m बाई बेसिसिटी, है ना। वैलेंसी की जगह यहां पर क्या यूज करेंगे, बेसिसिटी। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एसिड, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एसिड। बेसिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। कितना हाइड्रोजन एटम आसानी से आ जा सकता है, ये होता है बेसिसिटी। जैसे HCl में एक हाइड्रोजन आ जा सकता है, इसलिए उसकी बेसिसिटी
बेसिसिटी 1 हुई, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, बेसिसिटी 2। अब आ जाइए HCl। तो मास ऑफ HCl बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी कितना रिड्यूसर ऑर्डर है भाई 1। अब मास ऑफ HCl निकालिए, तो मास ऑफ HCl जो होगा H का हो गया 1 और इसका हो गया क्लोरीन का, जानते ही है एटॉमिक मास का जो जोड़ होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो गया 36.5। तो 36.5 by 1 यानी 36.5। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो मोलेकुलर मास ऑफ H2SO4 बाय रिड्यूसर ऑर्डर कितना है भाई 2। तो अब देखिए मास ऑफ H2SO4 H 2H है, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 2, सॉरी 1, तो 1 into 2 तो 2 हो गया। और सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने हो गए 4, तो हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल 98। ये मोलिकुलर मास हो गया। एटॉमिक मास का जोड़ हमेशा मोलिकुलर मास होता है, तो 98/2 यानी 49। उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस या अल्कली, इक्विवेलेंट मास ऑफ अल्कली कहिए या बेस कहिए, तो अल्कली क्या होगा भाई हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यहां हुआ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, या बेस है। अब वाटर सोल्यूबल बेस है अल्कली, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल अल्कली होगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेस होते हैं। बेस को वाटर में मिलाने पर अल्कली होगा दोनों। और इस तरह से E इक्विवेलेंट मास और बेस उसी तरह से डिफिनेशन हो जाएगा, जैसे यहां कैसे होता है, यहां आपने देखा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ बेस बाय एसिड के केस में बेसिसिटी, अब बेस के केस में एसिडिटी। क्या होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप, कितना OH ग्रुप हटाए जाने लायक है वो होता है एसिडिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और इस तरह से एग्जांपल देखिए, जैसे ये लीजिए आप, है ना, समझ रहे हो, NaOH मास ऑफ NaOH, तो मोलिकुलर मास ऑफ NaOH बाय तो प्रेशर है OH ग्रुप कितना है 1 हो गया। अब मोलिकुलर मास ऑफ NaOH देखिएगा, तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिलकर के 40, तो 40/1 यानी ये 40। और उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल 2, तो यहां है मोलर मास ऑफ CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइन भी बोलते हैं, भखरा चूना। यहाँ रिड्यूसर में OH कितने हैं भाई 2, इन्हें 1 था OH या 2 OH हटेगा, रिड्यूसर में हटाए जाने लायक। अब इसमें आइए कैल्शियम का मोलर मास देखिए, तो कैल्शियम का मोलर मास हो गया 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 17 into 1 यानी टोटल हो गया 17 into 2 74, तो 74/2 यानी 37। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट एसिड पर मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड देख लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस देख लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट E salt इक्वल टू molar mass of salt by number of
पॉजिटिव चार्जेस, है ना, हमने डाला है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट को ले लिया NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आ जाइए, इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई, तो देखिए Na+Cl-, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 +1 हो गया। अब मोलर मास देखोगे तो मोलर मास आपको NaCl का होगा 23 प्लस सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5, तो 58.5। एक एग्जांपल दे लीजिए, है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल एक और ले लीजिए भाई, है ना, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कह सकते हैं, है ना, इसको कहते हैं चॉक। ये जो है इसको संगमरमर भी कहेंगे, है ना, मार्बल, संगमरमर, साथ साथ मर जाओ, कैल्शियम। तो मास ऑफ CaCO3 बाई, अब इसमें देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज है भाई, Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, प्लस कितने हो गए 2 है 2। अब इसको जोड़ोगे तो मोलर मास ऑफ CaCO3 बराबर कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 into 3, टोटल को कैलकुलेट करोगे तो 100 आएगा। और इस तरह से मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल 100/2, और इस तरह से हम लोग शॉर्ट में जान लिया इक्विवेलेंट मास को, बढ़िया समझ लिया। इक्विवेलेंट मास समझ गए तो नॉर्मलिटी समझ जाएंगे। अब हम लोग अभी फॉर्मलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट मास समझने के बाद लास्ट टॉपिक है आज हमारा लेक्चर नंबर 3 का, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी N एंड मोलरिटी M, है ना, इनके बीच रिलेशनशिप बेसिक एस्टैब्लिश करके दिखा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, एक एस्टैब्लिश करके दिखा दिया। M into molecular mass equal to N into equivalent mass, तो N by M हो जाएगा, M का कोएफिशिएंट क्या किसका है भाई, मोलेकुलर मास का, और N किसका है, इक्विवेलेंट मास का। तो N by M इक्वल टू मोलेकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। और आपको पता है अभी हम लोगों ने देखा तो मोलेकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वैलेंसी, है ना, मोलेकुलर मास बाय वैलेंसी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। उसी तरह से मोलेकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वैलेंसी। क्यों भाई, क्योंकि molecular mass by valency equal to equivalent mass, naturally molecular mass by equivalent mass equal to valency। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी, यानी n इक्वल टू m into n, n फॉर नॉर्मलिटी, m फॉर मोलरिटी और n यहाँ वैलेंसी। तो इस तरह से हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच एक रिलेशनशिप है, n का वैल्यू बैठाल देंगे और उसको n के से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी में तो नॉर्मलिटी हो जाएगा, और नॉर्मलिटी में अगर n से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी हो जाएगा। तो बेसिक फार्मूला यही हो गया। अब n का वैल्यू अलग ले लिया। अब हम लोग निकाला है नॉर्मलिटी एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एसिड का। तो m into n की जगह यहां पर क्या लेंगे, एसिड के लिए बेसिसिटी ऑफ एसिड, जस्ट अभी पढ़ा है आपको, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। हो गया, किस एसिड का निकालना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का, उससे मोलरिटी में मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी हो जाएगा। नॉर्मलिटी में उससे डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी हो जाएगा। उसी तरह से नॉर्मलिटी ऑफ बेस m into n की जगह पर एसिडिटी ऑफ बेस,
यहाँ बेसिसिटी और एसिड था, एसिडिटी और बेस। एसिडिटी बेस क्या होता है? जस्ट अभी बताया आपने, जस्ट पहले नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस है। अब जैसे सपोज करो NaOH निकालना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कितना होगा? 1, COH का होल 2 निकालना है, तो OH कितने हैं? 2। उसी तरह से हम लोग ये का वैल्यू हो गया। तो मोलरिटी में एसिडिटी और बेस यानी OH कितना रिप्लेसेबल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलरिटी नॉर्मलिटी हो जाएगा, और नॉर्मलिटी में उसी से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी हो जाएगा। इसी तरह के बेस के लिए सॉल्ट के लिए क्या है भाई? सॉल्ट के लिए नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्ट m इनटू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। सॉल्ट में दोनों होते हैं, जानते हैं, जैसे NaCl + Cl माइनस एक पॉजिटिव आयन है, कैटायन नेगेटिव आयन है ना। तो जो भी हो कोई एक लेके तो तय है कि कितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्ट या मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं एक्चुअली, तो कोई एक हम ले सकते हैं। तो n का वैल्यू यहां पर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस जो चार्जेस। तो क्या होगा? मोलरिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कि सॉल्ट में जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उससे, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा। और नॉर्मलिटी में अगर उससे डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू एसिडिटी, एसिड के केस में, बेस के केस में n का वैल्यू एसिडिटी और एसिडिटी, और सॉल्ट में n का वैल्यू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा? m इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज होता है ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन जो भी प्रोसेस होता हो उसमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है तो उस वही वैल्यू यहां n का, यानी n का वैल्यू क्या है भाई? जनरल बैलेंस। एसिड केस में बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी, सॉल्ट के केस में पॉजिटिव चार्जेस, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन। और लास्ट में एक मिनट एक्स्ट्रा चीज देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। थर्ड लेक्चर के लास्ट में हम लोग एक रिलेशनशिप देख रहे हैं जो शॉर्टकट है, इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए बड़ी आसानी होती है, शॉर्टकट है, यूज कर सकते हैं आप। फॉर्मूला फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी स्मॉल m एंड मोलरिटी कैपिटल M, 1 by small m equal to d by small d by capital M minus mv by 1000. Small m is molality, capital M is molarity, d is density, mv molar mass of solute and 1000. बस इसमें आप डेंसिटी आपको पता है, पता हो, इससे ये निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और इस तरह से थर्ड लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को देखा, जिसमें हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा फॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप या डिफरेंसेस, इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी। इसमें ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चारों फार्मूला कॉम्पिटिशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग थ्योरी पोर्शन जो हम लोग लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड इसके जो पढ़े तो टोटल हम लोगों ने 8 बढ़िया से डिफरेंशियल और फार्मूला देखा। इसमें क्या क्या देखा? सेकंड और थर्ड को इंक्लूडिंग मास परसेंटेज, जिसमें थोड़ा वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी देखा, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट मास और नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशनशिप और मोलरिटी मोलरिटी में रिलेशनशिप। इतने फार्मूला सफिशिएंट है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। अब हम लोग जो लेक्चर 4 होगा हम लोग का, उसमें हम लोग देखेंगे ये सारे जो भी फार्मूलास पढ़े जो लेक्चर 3 में और लेक्चर 2 में, उसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। जो मेन फार्मूला है और उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स
प्लस एनसीईआरटी के लगभग ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स उसके देखेंगे, 100% मान के चलिए। और बैक 5 इयर्स में जो बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेडिकल इंजीनियरिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें जो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। स्पेशल फोकस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उस पर हम लोग देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा लेक्चर 4 वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। एक एक स्टेप बताएंगे न्यूमेरिकल के लिए और हमको उम्मीद है कि आप इसको समझा होगा बढ़िया से। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और याद रखिए कि हमेशा कि आप YouTube पर हमारा चैनल है नौशाद नाइस केमिस्ट्री, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके नीचे बेल आइकॉन होगा, उस बेल को दबाइएगा। तो ये जो भी एकेडमिक वीडियो मेरा होगा नौशाद नाइस केमिस्ट्री का, वो सारे आपके पास तुरंत बनेंगे और पहुंच जाएंगे और आप उससे बेनिफिशियल हो पाइएगा, बढ़िया से हो पाइएगा। एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के मैं समझाऊंगा, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ऐसे ये सारे टॉपिक्स जिसमें पढ़ाया हमने जो 3 लेक्चर्स में, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्री पढ़ना था, लेकिन आपको फुल कंसेप्शन हमने दिया और नेक्स्ट